हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का प्रश्न है वह सुबह हमने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था। अगर बीपीएससी के सिलेबस को देखा जाए तो बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का हमारा मॉडल आंसर जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 यानी कि जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की सेक्शन है उसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आइए मॉडल आंसर का प्रश्न सबसे पहले देखते हैं। मॉडल आंसर का प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को बतलाते हुए भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बताएं। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न 3 सेक्शन में बंटा हुआ है। जो पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनको हमने कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि आंसर लिखने से पहले सबसे पहले प्रश्न को आप 3 से 4 बार पढ़ें। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद प्रश्न को डिकोड करें कि कितने सेक्शन में प्रश्न पूछा गया है, उतने सेक्शन में आपको उत्तर भी लिखना है। ठीक है, तो यहां अगर प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न का पहला सेक्शन है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी कि खाद्य सुरक्षा को आपको परिभाषित करना है। दूसरा सेक्शन है, भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को बतलाते हुए आखिर भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, यह दूसरा सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन है कि भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा की दिशा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि आपको इस प्रश्न का जवाब 3 सेक्शन में देना है। इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखेंगे, यानी कि टोटल 5 सेक्शन में आज के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसका एक मटेरियल के रूप में हमने क्लास 9th का हमने एनसीईआरटी बुक इकोनॉमिक्स की जो है भारत में खाद्य सुरक्षा, उस चैप्टर को हमने मटेरियल के रूप में, कंटेंट के रूप में आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं, खाद्य सुरक्षा क्या है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, पीडीएस सिस्टम क्या है, एफएओ के अनुसार खाद्य सुरक्षा क्या है, जैसी कई सारी जो चीजें हैं आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगी, जिसका पीडीएफ हमने कंटेंट के रूप में आपको टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, तो प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या लिखना था। ठीक है, तो सबसे पहले संक्षिप्त में 2-3 सेंटेंस में यहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन को समझेंगे। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के स्वस्थ मानव संसाधन के लिए खाद्य सुरक्षा का होना आवश्यक है, यानी कि अगर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होती है तो स्वाभाविक है कि वहाँ के जो मानव संसाधन होंगे, वहाँ के जो युवा होंगे वह पूरी तरीके से स्वस्थ और सशक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र SDG 2 के अंतर्गत भूखमरी समाप्ति की चर्चा की गई है, और चूंकि आप देखेंगे कि भूखमरी का समाप्त होना और खाद्य सुरक्षा इन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, और यूएन का अगर आप SDG लक्ष्य देखेंगे, SDG जो 15 लक्ष्य हैं उसमें आप SDG लक्ष्य नंबर 2 देखेंगे तो उसमें भूखमरी समाप्ति की चर्चा की गई है, और भूखमरी समाप्ति और खाद्य सुरक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान कर रही है। देखिए, एक मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण नोटिस आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी उत्तर लिख रहे हैं, कोई भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो, तो वहाँ पर कोशिश करें कि कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट को ऐड करें जिससे आपको एडिशनल मार्क्स भी मिल सके। जैसे यहाँ पर हमने SDG लक्ष्य को ऐड कर दिया है। खाद्य सुरक्षा प्रश्न आप नहीं भी कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप SDG लक्ष्य को ऐड नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, नहीं। लेकिन अगर आपने SDG लक्ष्य के बारे में लिख दिया कि SDG 2 में भूखमरी को समाप्त करने की चर्चा की गई है, तो इसे पढ़ने के बाद एग्जामिनर को यह लगेगा कि यह बच्चा जो है वह मल्टी डायमेंशनल नॉलेज रखता है और SDG के बारे में भी इसको जानकारी है। ठीक है, आप जानते होंगे कि विश्व के सभी देशों के द्वारा 2030 तक SDG के अंतर्गत कुल 15 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और SDG 2 के अंतर्गत भूखमरी है। SDG 1 अगर आप देखेंगे तो गरीबी समाप्ति की चर्चा है, और SDG 2 भूखमरी समाप्ति की चर्चा है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण SDG लक्ष्य हैं, महत्वपूर्ण कुछ वैसा डेटा जिसे आप इंट्रो में ऐड कर सकते हैं या कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, तो उसे आपको हमेशा याद रखना होगा। और जब भी आप उत्तर लिखें उस संबंधित विषय से, तो उसे कनेक्ट करने, जोड़ने का आप कोशिश करें और उसे आंसर में शामिल करें, इससे आपका एडिशनल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यह यहाँ पर हो गया संक्षिप्त रूप में इंट्रोडक्शन।
अब प्रश्न का पहला सेक्शन क्या है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा होगा, जो हमने कंटेंट के रूप में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया था, तो उसमें हमने बताया था आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 4 जो है वह भारत में खाद्य सुरक्षा टॉपिक से संबंधित है, और इसका पहला पैराग्राफ जो है वह खाद्य सुरक्षा की परिभाषा बताया गया है, इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ। तो अगर आप सही से पढ़ेंगे तो खाद्य सुरक्षा की डिफिनीशन उससे बेहतर कहीं हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप खाद्य सुरक्षा का जो डिफिनीशन है वहां से उठाकर आप अपने नोट्स में लिख लें, या फिर इसका प्रिंट निकालकर जो 4-5 पेज हमने भेजा खाद्य सुरक्षा का, उसका प्रिंट निकालकर ही आप उसी को ही नोट्स बना ले। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। ठीक है, देखिए कितना 3 शब्दों में यहां पर खाद्य सुरक्षा को डिफाइन किया हुआ है। कौन कौन से 3 वर्ड, पहला भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, दूसरा सभी लोगों तक भोजन की पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भोजन इतना ज्यादा महंगा हो कि गरीब लोग उसे परचेज ही नहीं कर पाए। अगर गरीब लोग उसे परचेज नहीं कर पाएंगे तो खाद्य सुरक्षा कैसे प्रोवाइड हो पाएगी। इसीलिए आसानी तरीके से सभी लोगों तक पहुंच हो। तीसरा, उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हर भारतीय के पास हो। ठीक है, तो ये 3 वर्ड में खाद्य सुरक्षा को डिफाइन किया गया है। आप इसी डिफिनीशन को रट जाइए, अगर प्रश्न खाद्य सुरक्षा से आए तो आप इसे रट जाइए, यही सेंटेंस आप वहां डिफिनीशन के रूप में लिख लीजिएगा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त कराने का सामर्थ्य। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित हो सकती है जब पहला, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, यानी कि इतना ज्यादा खाद्य भंडार, अन्न का भंडार पूरे देश में हो कि सभी लोगों को अनाज प्रोवाइड किया जा सके, तभी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो पाएगी। दूसरा, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, यानी कि हर एक व्यक्ति की इनकम इतनी होनी चाहिए, या फिर खाद्यान्न का जो दाम है इतना कम होना चाहिए कि सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ जो गरीब व्यक्ति है वह भी इस अनाज को खरीदने की क्षमता रखता हो। तीसरा, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, खाद्य प्रॉपर वे में आयात हो रहा हो, पर्याप्त संख्या में इसका उत्पादन हो रहा हो, यानी कि खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त संख्या में इसकी स्टॉक बने होना चाहिए, और वहां पर अनाज भंडारण सुनिश्चित तरीके से किया जाना चाहिए। अगर ये डिफिनीशन देखिएगा पूरा का पूरा हमने एनसीईआरटी से लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा के डिफिनीशन के रूप में इस पैराग्राफ को आप आंसर में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का पहला सेक्शन यहां पर समाप्त हुआ। प्रश्न का दूसरा सेक्शन आप प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को बतलाते हुए, अब प्रश्न है कि आखिर भारत में खाद्य सुरक्षा आवश्यक क्यों है, यहां ऐसी कौन सी स्थिति हो गई है कि खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमने विभिन्न डायग्राम का, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर डेटा का यूज किया है, ताकि जब तक देखिए आप प्रॉपर वे में अगर आप ऑथेंटिक डाटा को लिखते हैं तो आपका आंसर जो है पूरी तरीके से सफिशिएंट मानी जाएगी और ऑथेंटिक प्रमाणिक मानी जाएगी। जो भी आप डेटा लिख रहे हो प्रयास करें कि उस रिपोर्ट को भी वहां पर मेंशन करें ताकि आपका आंसर ऑथेंटिक हो सके। जैसे भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, हमने हाल ही में जो रिपोर्ट आई है विश्व भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, इसमें आप देखेंगे कि 125 देशों की स्थिति में भारत को 111वां स्थान मिला है। अब देखिए भारत में भूखमरी की कितनी ज्यादा स्थिति है कि टोटल 125 देश में हम 111वें देश पर संख्या पर आ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है, लेकिन अब रिपोर्ट में तो भारत की संख्या यही दर्शाई गई है 125 देशों में 111वें स्थान पर। आप समझिए कि 125 देश में 111वें स्थान पर हैं, तो यहां पर भूखमरी की क्या स्थिति है। ठीक है, यानी कि 110 देश हमसे ऐसे हैं जो भूखमरी में हमसे नीचे हैं। ठीक है, और 111वां स्थान पर हम आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी रिपोर्ट में देखेंगे, स्वाभाविक है कि अगर इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर भूखमरी की स्थिति है, इतनी बड़ी आबादी में भूखमरी की स्थिति है, तो स्वाभाविक है कि उनको खाद्यान्न प्रोवाइड करना पड़ेगा और खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण डेटा था। जैसे यहाँ पर विश्व भूखमरी सूचकांक में बताया गया है कि बिहार में अल्प पोषण की स्थिति लगभग 16.5
16% है। अब अगर अल्प पोषण यानी कि लोगों को पोषक तत्व उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जितनी मात्रा में उन्हें उपलब्ध होना चाहिए था, यानी कि अल्प पोषण की स्थिति विद्यमान है। अब स्वाभाविक है कि अगर लोगों के पास पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है तो सरकार उनको पोषक तत्व प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, तभी यहाँ की जो मानव आबादी है, यहाँ की जो युवा आबादी है वह पूरी तरीके से स्किल्ड हो पाएंगे, पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होगी कि वह न्यूट्रिएंट्स जो पोषक खाद्य पदार्थ है उसको प्रोवाइड करे, यानी कि खाद्य सुरक्षा की तो आवश्यकता होगी ही। ठीक है, ये 2 पॉइंट। अगला इसी में है वेस्टिंग दर जो है वह 18.7% है। स्वाभाविक है कि इसके कारण भी सरकार उनको पौष्टिक तत्व प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी खाद्यान्न के रूप में। ठीक है, तो भूखमरी सूचकांक के डेटा के जरिए हमने स्पष्ट किया कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है। एक और रिपोर्ट है द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023। हाल ही में यह रिपोर्ट जो जारी की गई है द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023, इसमें भी कहा गया है कि भारत की लगभग 16% जो आबादी है वह अल्प पोषित है। ये दोनों डेटा जो है वह लगभग मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा अलग से क्योंकि ये 2 डेटा हो जाएंगे तो यह पूरी तरीके से एग्जामिनर को एकदम समझ में आ जाएगा कि यह ऑथेंटिक डेटा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी भारत की 16% आबादी अल्प पोषित है, यानी कि 100 लोग अगर भारत में रह रहे हैं तो उनमें से 16 लोग ऐसे हैं 100 में जिनको पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, वह पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको पोषक तत्व प्रोवाइड कराने के लिए सरकार खाद्यान्न प्रोवाइड करेगी और लोगों को यानी कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ये 2 डेटा हमने डिस्कस किया। तीसरा डेटा की ओर आइए। तीसरा डेटा है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक हाल ही में जो जारी की गई है उसमें बेशक बताया गया है कि भारत की अधिकांश आबादी जो है विगत कुछ वर्षों के अंतर्गत गरीबी रेखा से बाहर आई है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 22 करोड़ जो लोग हैं अभी भी गरीब हैं, यानी कि 135 करोड़, अगर आप जनगणना का देखें तो 121 करोड़ में 22 करोड़ की आबादी अभी भी गरीब है। यह कह रहा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भले कितने आबादी बाहर निकले उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी 22 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के अंतर्गत रह रही है और उनको यानी कि वे गरीब हैं, वे खाद्यान्न जो मार्केट में जो भोजन उपलब्ध है उसको खरीद नहीं सकते, वे रोटी खाकर लगातार रह रहे हैं, न तो उनके पास दूध उपलब्ध हो पा रहा है, न तो खाने के लिए अंडा उपलब्ध है, न तो मछली उपलब्ध है, नहीं प्रॉपर वे में वे फल का ग्रहण करते हैं, नहीं उनको प्रॉपर वे में सब्जी दाल आदि मिल पाते हैं। तो स्वाभाविक है कि सरकार ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड कराएगी, यानी कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता उन गरीब लोगों के लिए भी है। तो इन सभी पॉइंट से स्पष्ट है कि भारत में खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है। अगला पॉइंट है मानसून पर निर्भरता। अब जानते हैं कि यहाँ की कृषि क्या है, मानसून पर निर्भरता है। एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बाढ़ की स्थिति होती है तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर सूखा की स्थिति होती है, और बाढ़ और सूखा दोनों ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके लिए खाद्यान्न सुरक्षा प्रभावित होती है। अगर ज्यादा बाढ़ आएगा तो भी फसल उत्पादन प्रभावित हो पाएगा, और अगर सूखा की स्थिति होगी तो अनाज उत्पादन ही नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर अनाज उत्पादन ही नहीं हो या फिर अनाज की बर्बादी हो तो हम भूखे तो रह नहीं सकते। सरकार हमें अनाज प्रोवाइड कराएगी और सरकार द्वारा यही अनाज प्रोवाइड कराया जाना क्या कहलाएगा, खाद्यान्न सुरक्षा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझा। अगला, खाद्यान्न कीमत में निरंतर वृद्धि। खाद्यान्न कीमत आप देखेंगे कि लगातार वृद्धि हो रही है। कुछ दिनों पहले चाहे वह कोई भी कारक हो, टमाटर का दाम आप देख रहे थे कितनी वृद्धि कर गई थी। कई गरीब लोग तो टमाटर खरीदने में पूरी तरीके से अक्षम हो चुके थे। ठीक है, उसके पहले आप देखेंगे कि मार्केट में प्याज की दाम काफी बढ़ गई थी। समय समय पर दाल की कीमत में वृद्धि होती है। अगर इन खाद्यान्न कीमत की दाम लगातार बढ़ते चली जाए तो आप समझिए कि कौन गरीब लोग उसे खरीद कर खाना खा पाएगा या भोजन कर पाएंगे। तो इसके लिए भी सरकार क्या है कि उनको प्रोवाइड करे, चावल गेहूं दाल ये सब जो बेसिक चीजें होती है वह सरकार का काम है कि उनको प्रोवाइड करें ताकि वह गरिमामय जीवन को जी सकें। ठीक है, तो ये सभी ऐसे कारक हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, अब थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देख लीजिए, हालांकि प्रश्न में नहीं पूछा है लेकिन वो खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है तो आपको यह जानना आवश्यक है कि आखिर भारतीय संविधान में खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आप अगर पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है जहां यह स्पष्ट रूप से बताया गया है
कि सरकार का यह कर्तव्य है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करे। जैसे आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई बार टिप्पणी की गई है कि जीवन जीने के अधिकार का मतलब होता है कि गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। हमारा यह अधिकार है कि हम गरिमामयी तरीके से जीवन को जिए। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हमें खाद्यान्न प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो इसके लिए एक संवैधानिक प्रावधान यह महत्वपूर्ण है। दूसरा है आर्टिकल 47। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान पढ़ा होगा कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी का वर्णन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 47 जो है उसमें कहा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को पोषाहार उपलब्ध कराए या उसके जीवन स्तर को ऊंचा करे या जीवन स्तर को बेहतर करे। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, पोषाहार उपलब्ध कराएगी। और पोषाहार उपलब्ध कराना यानी कि क्या हो गया, खाद्यान्न सुरक्षा। तो ये कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिनसे भी संविधान स्पष्ट होता है कि संविधान में गरीबों को या गरीब नागरिकों को या सभी भारतीय नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रोवाइड कराने का प्रावधान किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर अपने आंसर में मेंशन करेंगे अगर खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रावधान या प्रश्न पूछा जाता है तो। ठीक है, इसे आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। तो प्रश्न का 2 सेक्शन हमने यहां पर देख लिया। अब प्रश्न का आखिरी सेक्शन है भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बताएं। यानी कि भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा से निपटने हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसे बताना है। तो भारत सरकार के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब देखेंगे कि 1960 के दशक से ही भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में कदम उठाना प्रारंभ कर दिया गया था। हाल के दिनों में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहला अगर आप पॉइंट देखें तो 1970 के दशक में पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, की शुरुआत की गई ताकि सभी को वाजिब कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके। कीमत लिखा हुआ गलत है, का दीर्घई होगा। ठीक है, कीमत ऐसे होगा। तो यानी कि भारत सरकार के द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा से निपटने के लिए 1960 के दशक में पीडीएस लोक वितरण व्यवस्था की शुरुआत की गई है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यह एक सेंटर बनाया जाता है, वहां पर आपको मिनिमम रेट पर सरकार के द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जाता है और आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, यह हो गया पीडीएस सिस्टम। हाल ही में सरकार के द्वारा जो शुरू की गई है वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर इंडिपेंडेंट प्रश्न शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत की लगभग 2/3 आबादी या लगभग 66% जो आबादी है उसे भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड किया जा रहा है। किस रूप में? लगभग 66% आबादी को भारत सरकार जो है वह 3 रुपये की दर से चावल प्रोवाइड करती है, 2 रुपये की दर से गेहूं प्रोवाइड करती है और 1 रुपये की दर से उनको मोटे अनाज प्रोवाइड करती है, ताकि वे गरीब जो लोग हैं वह मिनिमम रेट पर 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की दर पर चावल, गेहूं और मोटे अनाज को खरीदकर अपना जीवन निर्वाह कर सके और उनको भूखे पेट सोना ना पड़े। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। अगला है 1995 में मिड डे मील की शुरुआत। 1995 मिड डे मील, आप लोग जानते हैं कि स्कूलों में भी मिड डे मील प्रोवाइड कराई जा रही है, इसके बारे में विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका आप देखेंगे कि आप स्कूल में जाएंगे तो जिसे मध्याह्न भोजन कहा जाता है, अब इसका नाम पीएम पोषण के रूप में कर दिया गया है। आप लोग याद रखेंगे पीएम पोषण, मिड डे मील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना मिड डे मील का नाम कर दिया गया है। आप स्कूल में देखे होंगे कि नियमित अंतराल पर सरकार के द्वारा अलग अलग वैरायटी के रूप में खिचड़ी वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि जो गरीब लोग हैं वैसे बच्चे जो हैं जो भूखे आते हैं, जिनके पास उपलब्ध नहीं है संसाधन, उनको भोजन एक टाइम का प्रोवाइड कराया जा सके। तो 1995 में मिड डे मील एमडीएम की शुरुआत की गई, जिसे नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना। अगला जो 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अगला इसे आप ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान कर रही है। आप देखे होंगे कि कोविड के काल में सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत बिहार से ही की गई है। इस स्कीम की शुरुआत या प्रीलिम्स में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है। ठीक है, संभवतः खगड़िया से किया गया है। आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा, ये डेटा फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा इसे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो भारत सरकार है वह 80 करोड़ आबादी को, आप समझिए कि जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है, 121 करोड़, और विभिन्न अन्य जो रिपोर्ट आए हैं उसमें भारत की आबादी बताया गया है 135 करोड़ लगभग। अब तो चाइना को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इतनी आबादी में 80 करोड़ आबादी को सरकार जो है वह 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में प्रोवाइड कराने का कार्य कर रही है, यानी कि उनको खाद्यान्न सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है। तो सरकार जो है ये सारे काम कर रही है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना को मंजूरी दी गई है। क्यों मंजूरी दी गई है अन्न भंडार योजना को? ताकि जो अनाज का उत्पादन यहां पर किया जा रहा है, आपने न्यूज में कई बार पढ़ा होगा कि भारत में जो अनाज है उस अनाज को अगर प्रॉपर वे में लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो कोई यहां पर भूखे पेट ना सोए रात को। लेकिन क्या होता है कि अनाज सरकार खरीदती है, सरकार के पास एक तो स्टॉक प्रॉपर वे में उपलब्ध नहीं है, और अगर स्टॉक उपलब्ध है भी तो वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अनाजों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। तो इसके कारण कई अनाज बरसात में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, या लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उनमें कीड़ा लग जाता है, ताकि और वो नागरिकों तक पहुंच नहीं पाती। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, अनाज बर्बाद ना हो इसके लिए अन्न भंडारण योजना को मंजूरी सरकार ने दी है। यह अन्न भंडारण योजना जो है वह विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत आगामी 5 वर्ष में अन्न भंडारण जो क्षमता है उसको 2150 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भारत सरकार के द्वारा 1450 लाख टन अनाज को भंडारित करने की क्षमता है, और अगले 5 वर्ष में 2150 लाख टन इसको करने इतना और बढ़ाने की सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया। तो आप समझिए कि अगर इतना अनाज को संग्रह किया जाएगा और उसको प्रॉपर वे में अगर इंप्लीमेंट करके नागरिकों तक, भूखे नागरिकों तक प्रोवाइड करा दिया जाए, या बीपीएल नागरिकों तक जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं, उनको तक अगर प्रॉपर वे में उनकी तक पहुंच कर दी जाए, सुनिश्चित पहुंच इनकी सुनिश्चित कर दी जाए, तो आप समझिए भारत में कोई भी भूखा नहीं रह पाएगा। यानी कि सरकार खाद्य सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा कई सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे आप देखिए मनरेगा जो है, इसके तहत क्या है, 100 दिन तक सरकार के द्वारा रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, और अगर रोजगार प्रोवाइड होता है उनको सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पैसे का प्रयोग वो क्या करेंगे, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में, पौष्टिक आहार का सेवन करने में, तो इससे भी कहीं ना कहीं खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा अंत्योदय अन्न देखेंगे, गरीबी दूर करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना जो है, इसके अंतर्गत भी सरकार के द्वारा कुछ अनाज प्रोवाइड कराए जा रहे थे, तो इससे भी खाद्यान्न सुरक्षा जो है वह सुनिश्चित हो पाएगी। तो सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन से संबंधित कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे भी खाद्य सुरक्षा जो है वह प्रदान करने का काम सरकार कर रही है, ठीक है। तो चूंकि वहां पे समय भी कम होंगे, तो इतने जो 5 पॉइंट पे हमने बता दिया, 6 पॉइंट पे, और कई सारे स्कीम हमने यहाँ पर बताया और उसे डिटेल भी करने की कोशिश की। तो जो मैं बोल रहा हूं उसमें अगर कुछ न्यू पॉइंट आपको मिले तो नोट्स में लिखते चलिएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में उसे लिख सके, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना पॉइंट पर्याप्त है। अब हम लोग कंक्लूजन के साथ आंसर को फिनिश करेंगे। आंसर 3 सेक्शन में पूछा गया था, तीनों सेक्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सबसे पहले बताया आपको खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। दूसरा हमने बताया कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, यहाँ इतनी आबादी जो है गरीब है, इतनी आबादी अल्प पोषण है, तो स्वाभाविक है कि हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। और तीसरा नंबर पर भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा की दिशा में क्या पहल किए जा रहे हैं। इन तीनों पॉइंट को हमने डिस्कस किया। अब कंक्लूजन को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। उपर्युक्त वर्णित अवधारणाओं से स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा से निपटने की दिशा में सरकार अनेक कदम उठाई गई है सरकार के द्वारा। हालांकि जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, खाद्यान्न संकट, कई सारी ऐसी आपदाएं हैं, चुनौतियां विद्यमान हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करे तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सकती है और एसडीजी लक्ष्य 2 है उसको प्राप्त किया जा सकता है। कब तक? 2030 तक। तो स्वाभाविक है कि खाद्य सुरक्षा की दिशा में देखिए, अब जो निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्ष बेसिकली एक आशावादी रूप में निष्कर्ष लिखा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ताकि एसडीजी 2 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, एक आशा हमने व्यक्त किया है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करती है तो एसडीजी 2 को पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया जाएगा या प्राप्त किया जा सकना संभव हो पाएगा, यानी कि यह आशावादी निष्कर्ष है। तो आप हमेशा निष्कर्ष लिखे, चूंकि हमने सारी चीजों को ऊपर डिस्कस कर दिया तो एक सेंटेंस में हमने चुनौतियां बता दिया ताकि एक सेंटेंस में कनेक्ट किया जा सके, और हमने
हमने बताया कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और हमारे कृषि जो है क्षेत्रफल है वह उतना ही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो एक तो चुनौती है ना कि उनको प्रॉपर वे में खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखे आ रहे हैं। अब देखे होंगे कि लगातार इधर हिमालय जैसे कई क्षेत्रों में, हिमालय, सिक्किम, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, वहां पर खाद्यान्न पूरा प्रभावित हो गया। तो सरकार के समझ चुनौती है कि उनको भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो ये कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य करती है तो इस चुनौतियों को निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है, चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। और एसडी जो लक्ष्य जो 2 है कि भूखमरी को समाप्त करना, उसे हम 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन था खाद्य सुरक्षा टॉपिक से संबंधित, वह फिनिश हुआ है। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी की मेंस परीक्षा को टारगेट करके अपनी तैयारी को लेकर चल रहे हैं, वह हमारे यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आईएसपीसी सेंटर से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। यहाँ पर डेली होमवर्क देकर आपको मेंस की तैयारी कराई जा रही है। डेली टॉपिक दिया जाता है, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और उससे प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आप दिन भर पढ़ने के बाद उस प्रश्न का उत्तर लिख सकें। शाम को मैं यूट्यूब चैनल के जरिए मॉडल आंसर डिस्कस करता हूं और उस मॉडल आंसर के जरिए आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जो कुछ न्यू पॉइंट हमारे मॉडल आंसर में दिखे उसे आप अपने नोट्स में एडिशनल पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं, इससे आपका आंसर इनरिच होता चला जाएगा। ठीक है, तो कल एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।